देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले गौर कर लेते हैं आज के हमारे सेगमेंट्स पर। सबसे पहले आप देखेंगे फिक्र का जिक्र, उसके बाद आप देखेंगे फिक्रनामा, फिर जानना क्या जरूरी है आपके लिए और वो खबरें पॉजिटिव जो निराशा के माहौल में हिम्मत और हौसला देती हैं, फिक्र हेडलाइंस उसके बाद, और आखिर में समसामयिक विषयों पर हास्य व्यंग जो है सो है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, नजर डालते हैं आज की आपकी फिक्र की खबरों पर। पुलवामा 2 की साजिश कैसे हुई नाकाम, किसने बचाई सैकड़ों जान, काटते रहे मलाई, अब सोचो भलाई, प्राइवेट अस्पतालों पर कसा कोर्ट का शिकंजा, लिफ्ट करा दे, क्यों नहीं चाहिए लॉकडाउन 5, अक्ल ठिकाने लाई, 3 लड़ाई, चीन के राग 62 का ठोस जवाब, आगे कोरोना पीछे सूखा, गर्मी में हलाकान भारत की तस्वीर। आज फिक्र में हम आपको बताएंगे देश में पुलवामा जैसा एक और हमला होने से कैसे बच गया, आज कैसे देश के सुरक्षा बलों ने सुबह सुबह सैकड़ों लोगों की जान बचा ली, और यह भी बताएंगे कि लोगों की जान बचाने के लिए कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों को जो नसीहत दी है वो इस कोरोना काल में आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन की भी आज फिक्र होगी, और हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 क्यों नहीं होना चाहिए। साथ में ये भी बताएंगे कि एक और चीज जो खत्म होनी चाहिए वो है कोरोना के जनक चीन की अकड़। आज हम आपको बताएंगे कि 1962 की याद दिलाकर भारत को डराने की कोशिश करने वाला चीन खुद इन 3 लड़ाइयों को क्यों नहीं याद करना चाहता जिसमें उसने मुंह की खाई थी। चीन को 3 हार आज भी भारत की क्षमता की याद दिलाती है, और वो कौन सी लड़ाई है इस खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं चीन के ही सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की, जिसकी पुलवामा 2 की कोशिश कैसे हमारे जवानों ने नाकाम कर दी। गुरुवार की सुबह देश के सुरक्षा बलों ने कमाल कर दिया। उनकी सतर्कता से पुलवामा पार्ट 2 होने से बच गया, सैकड़ों लोगों की जान बच गई, करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों के मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही एक ऐसी कार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जिसके जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश रची गई थी। हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों ने 28 मई की तारीख को देश के इतिहास में खून से लाल होने से बचा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन को थर्रा देने वाला धमाका, आसमान कपा देने वाला धमाका, धुएं का उठता गुबार और चीथड़े चीथड़े कार। ये धमाका आतंकियों की नापाक साजिश का सबूत है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि यह धमाका किसी की जान लेने के लिए नहीं किया गया, बल्कि जान बचाने के लिए किया गया है। इस धमाके के बाद कार से बचा कबाड़ देखिए, पास के एक घर के हालात देखिए, और सोचिए कि अगर यह धमाका आतंकी किसी रिहायशी इलाके या सुरक्षा बलों के खिलाफ करते तो क्या होता। यह धमाका नाकामी है आतंकवादियों के नापाक मंसूबों की, और कामयाबी है हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों की, क्योंकि आतंकियों ने पुलवामा पार्ट 2 की पूरी साजिश रच ली थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी इस साजिश पर पानी फेर दिया। कश्मीर के श्रीनगर से भागे आतंकी को ट्रेस करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा जाल बिछाया था, लेकिन इस जाल में पुलवामा के आयन गुंड इलाके में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस एक कार फंस गई, जिसमें 2 आतंकवादी भी सवार थे। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकी भाग निकले, लेकिन कार सुरक्षा बलों के हाथ आ गई, जिसकी तलाशी लेने पर सबके होश फाख्ता हो गए। कार के अंदर करीब 45 किलो का विस्फोटक था, यानी साजिश ठीक वैसी ही रची गई थी जैसे 14 फरवरी 2019 को हुई वारदात को अंजाम दिया गया था। इस विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। कार के परखच्चे उड़ गए, करीब के घर के सारे शीशे चकनाचूर हो गए, मजबूत इमारत बची लेकिन कच्चा ढांचा बिखर गया, बिजली का ट्रांसफार्मर तक तबाह हो गया। ये जो पावरफुल ब्लास्ट था, ये इस मोहल्ले को
जो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है वो ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्प्लिंटर लगे हैं उससे इस जैसे सख्त स्ट्रक्चर को भी काफ़ी जो है नुकसान पहुंचा है। ये अब बिल्कुल जिसको कह सकते हैं अब यूज़ के लायक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें स्प्लिंटर्स काफ़ी जगह पे आए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि अगर यह धमाका किसी रिहायशी इलाके में होता या फिर सुरक्षा बलों के किसी सैन्य ठिकाने में होता तो देश को कितना बड़ा नुकसान होता। अगर अब भी अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो इस जान बचाने वाले धमाके से थर्राए लोगों के एहसास को समझिए। कल जब हम अंदर थे हमको कुछ पता नहीं कौन यहाँ रास्ता है, यहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं, हमको कुछ पता नहीं किसने गाड़ी रखा यहाँ, किसने। हम खाना खाते हैं फिर हमारा दरवाज़ा बंद, हम शाम से ही बंद रखते हैं और पता नहीं किसने गाड़ी रखा, कुछ नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। फिर हम रात को ऐसे ही जागे थे रात को, फिर सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, खिड़की विड़की रखो खुला, डंगर है वंगर है अगर कोई है वो इसको बाहर निकालो। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। आतंक की तबाह हुई इस कार से जुड़ी जो जानकारी सुरक्षा बलों के हाथ लगी वो बेहद चौंकाने वाली है। बरामद की गई कार का रजिस्ट्रेशन नंबर कठुआ की बाइक का है। विस्फोटक भरी कार रमजान के 17वें दिन यानी जंगे बद्र के लिए तैयार की गई थी। आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से अंजाम नहीं दे सके। और जब आतंकी इस कार से अपने मंसूबों को कामयाब करने निकले तो सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए। वो बाइक भी बरामद कर ली जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इस कार पर लगा था। देखिए कि पिछले एक वीक से पुलवामा पुलिस को ये इत्तला मिल रहा था, बार बार खबर आ रहा था टेक्निकल एंड से भी ह्यूमन एंड से कि जैश मोहम्मद HM मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है, उसमें ये लोग कार्ड बम को यूज कर रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हम लोग का खबर पूरा मैच्योर हो गया तो उसके बाद पुलिस CRPF आर्मी ने मिलकर मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूँकि अंधेरा था उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी वहाँ छूट गया। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके वीडियो स्क्वाड गई, गाड़ी का सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहाँ पर वीडियोग्राफी करा के फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया। इस कार से बड़े आत्मघाती वारदात को अंजाम दिया जाना था और जो इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे वो थे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने वाला आतंकी आदिल, और दूसरा था पाकिस्तान का आतंकवादी वलीद उर्फ मूसा उर्फ इदलिस। इनमें वलीद उर्फ मूसा A ग्रेड का आतंकवादी है जो इस वक्त कार में ही सवार था, इसलिए पकड़े जाने के वक्त कार में आतंकियों ने विस्फोट नहीं किया बल्कि वलीद को बचाने के लिए दोनों फरार हो गए और साबुत कार सुरक्षा बलों के हाथ आ गई, जो एक बड़ी सफलता है क्योंकि इस कोरोना काल में भी पाकिस्तान परस्त आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत की साजिश रच रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान का साथ मिल रहा है और पाकिस्तान के पीछे खड़ा है वो चीन जिसने पूरी दुनिया को कोरोना बांटकर एक अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश वाली साजिश की नाकामी एक बड़ी कामयाबी है। कोरोना काल में हिंदुस्तान को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। पुलवामा की वारदात इसका सबसे ताज़ा सबूत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने वाले 3 नाम आपको बताए। दहशत फैलाने वाले आतंकवादी, इन आतंकवादियों का मदद करने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीछे खड़ा कोरोना का जन्मदाता चीन। लेकिन इनसे भी बड़ा एक खतरा है वो लोग जो देश के अंदर हैं, आतंकवादियों के लोकल लिंक्स। खतरा देश में मौजूद उन स्लीपर सेल्स से सबसे ज्यादा है जो आतंकियों की मदद करते हैं और बेगुनाह लोगों की जान से खेलते हैं। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट भी जारी किया है। पुलवामा पार्ट 2 होने से रोकना सुरक्षा बलों की सतर्कता का सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन जो खुलासा हुआ उसमें आतंकी वलीद पाकिस्तानी था, जबकि दूसरा आतंकी आदिल की पड़ताल पूरी हो चुकी है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आतंक का लोकल लिंक काम कर रहा था। अब देश भर के इसी लोकल लिंक को किल करने की तैयारी हो चुकी है। हिंदुस्तान की जमीन पर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां एक ऐसा खाका तैयार कर रही हैं जिससे आतंक के लोकल लिंक वाले हथियार का समूल विनाश होगा।
गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को देश में मौजूद स्लीपर सेल्स को लेकर पहले से ज्यादा मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को खत लिखकर आतंक के लोकल लिंक्स पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी है। इस खत में लिखा है कि देश भर में ऐसे गुमनाम आतंकी मॉड्यूल का एक विस्तृत डेटाबेस बनाने की जरूरत है जो छिपकर आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें हथियारों और विस्फोटकों से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। जिस तरह एनआईए की जांच में पता चला था कि पुलवामा अटैक में आतंकियों को लॉजिस्टिक मुहैया करवाया गया, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। इस खत की अहमियत इस वक्त सबसे ज्यादा थी क्योंकि कोरोना काल में आतंकी को रहने से लेकर खाने पीने और आतंक फैलाने के सामान की सप्लाई तक का इंतजाम लोकल लिंक्स कर रहे थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो आतंकियों को चाहे कमरा हायर करना हो या इंटरनेट लेना हो, सिम कार्ड लेना हो, एक जगह से दूसरी जगह आईडी ले जाने पहुंचाने हो, तो इन सब मदद के लिए ये OGW काम करते हैं। गृह मंत्रालय की चिंता पुलवामा हमले की ही तरह दूसरी वारदात की आशंका से उपजी है, इसलिए लोकल लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने वाले एक्सप्लोसिव डीलर्स, हथियार तस्कर और ट्रैवल एजेंट्स पर पैनी निगाह रखने को कहा गया है। आर्म्स स्मगलर्स हैं या लोकल एक्सप्लोसिव बनाने वाले लोग हैं, ये हालांकि हर स्टेट में ज़्यादातर आइडेंटिफाइड हैं, पर इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ही लोग हैं जो इनको सप्लाई देके और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो एक्सप्लोशन वगैरह होते हैं उनमें यही लोग हेल्प करते हैं। गृह मंत्रालय के इस खत के बाद तमाम राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। स्लीपर सेल के लिंक पाताल तक खोजे जा रहे हैं। खतरा बड़ा और पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए हर गतिविधि पर निगाह है। सतर्कता का बड़ा सबूत पुलवामा में पकड़ी गई आतंक की कार भी आप देख चुके हैं। जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। सुरक्षा बलों की सतर्कता से पुलवामा पार्ट 2 होने से बच गया। गृह मंत्रालय ने लोकल लिंक्स को ट्रेस करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये फिक्र हमेशा रहेगी कि न जाने कब कहां क्या हो जाए, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने पुलवामा की इस घटना के बाद अलर्ट जारी किया है। अलर्ट ये है कि इसी पैटर्न पर आतंकी कश्मीर में IED या आत्मघाती हमला बोल सकते हैं। रिपोर्ट ये भी है कि आतंकी संगठनों के निशाने पर श्रीनगर का पंथा चौक यानी हाईवे के पास ITBP और CISF के ठिकानों पर आत्मघाती हमला हो सकता है। आशंका 4 से 5 हमलों की जताई गई है, यानी ये हमले ठीक वैसे ही करने की साजिश है जैसे पिछले साल फरवरी में CRPF के काफिले पर हुए थे। सुरक्षा बलों को लोगों की जान बचाने में उतनी तारीफ नहीं मिलती जितनी असफल होने में आलोचना मिलती है। तो इसीलिए आज की सफलता पर देश के सारे सुरक्षा बलों को TV9 भारतवर्ष का सलाम। अब जान बचाने की बात पर ही आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक पहल के बारे में आपको बताते हैं। आम कोरोना मरीज एक अस्पताल से क्या उम्मीद करता है? हॉस्पिटल में एक अदद बेड मिल जाए, अच्छा और सस्ता इलाज हो, ठीक होकर जल्द से जल्द घर लौट जाए। लेकिन कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने इस संकट से मुंह मोड़ लिया है। सरकारों की सख्ती के बाद कुछ अस्पतालों में कोरोना इलाज हो भी रहा है, तो वो इतना महंगा कि साधारण इंसान वहां इलाज कराने की हिम्मत ही न जुटा पाए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कोविड इलाज के भारी भरकम बिल का जिक्र है। ये रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के अस्पतालों के मरीजों के आधार पर तैयार की गई है, जिसके मुताबिक प्राइवेट अस्पताल कोरोना इलाज का बिल करीब 3.25 लाख से लेकर 16.25 लाख तक बना दे रहे हैं। ये बिल 6 दिन से लेकर 1 महीने तक का होता है। अब ये बिल अस्पताल क्या क्या कहकर आपसे लेता है वो देखिए। कमरे का किराया 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, डॉक्टर्स की फीस 7,000 रुपए, जिसमें मेडिसिन, क्रिटिकल केयर और हार्ट स्पेशलिस्ट की फीस शामिल होती है। इन्फेक्शन और इम्यूनिटी टेस्ट के नाम पर 18,000 रुपए लिए जाते हैं। PPE किट के लिए 5,500, दवा का बिल 13,000 और इसके अलावा जिन्हें कोई बीमारी पहले से है उनका बिल ज्यादा बनता है। आप ये भी जान लीजिए कि ये बिल 1 दिन का है। जब तक मरीज अस्पताल में होता है हर रोज इसी तरह बिल सामने आता रहता है। ये फिक्र तब जताई जा रही है जब भारत में अभी कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। पिछले हफ्ते के आंकड़े पर गौर करें
तो सिर्फ 15% कोविड मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। करीब 2% मरीजों को आईसीयू में रखा गया। 2% से भी कम को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और 0.004 यानी 1 लाख कोरोना मरीजों में से सिर्फ 4 को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला। पिछले 2 हफ्तों में मरीजों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। इस हिसाब से भारत दुनिया में 10वें और एशिया में दूसरे नंबर पर है। जून जुलाई तक यह आंकड़ा 6 लाख को पार कर सकता है। तब मजबूरन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों पर बोझ पहले से ही ज्यादा है। अब अगर दिल्ली की बात करें तो यहां के सरकारी अस्पतालों में 3,829 में से करीब 2,500 कोविड बेड खाली हैं और उधर प्राइवेट अस्पतालों में कुल 677 में से 509 बेड फुल हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या और बढ़ाई जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि इसका भारी भरकम बिल आम लोग कैसे चुका पाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मुंबई के नानावती अस्पताल में एक व्यक्ति के एक दिन के कोविड इलाज का बिल 4.5 लाख रुपए और 4 दिन का 16 लाख का बिल दिया गया था, जबकि मरीज ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविड इलाज का रेट तय किया था, लेकिन सरकारें कितना भी अंकुश क्यों न लगा लें, प्राइवेट अस्पताल इसका तोड़ निकाल ही लेते हैं और इलाज के दौरान मनमानी शुरू कर देते हैं। तो यहां राहत की बात यह है कि हमारी और आपकी बड़ी फिक्र अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 टूक सवाल किया कि जिस अस्पताल को फ्री या कम दाम में जमीन मिली है या जो चैरिटेबल अस्पताल हैं, वो क्यों ना मुफ्त या कम खर्च में कोरोना मरीजों का इलाज करें। सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार ऐसे अस्पतालों की पहचान करे जो कोविड मरीजों का मुफ्त या मामूली फीस पर इलाज कर सकते हैं और इस पर कोर्ट में जवाब दाखिल करें, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा कि इस मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि एक नीतिगत मामला है। इस पर सरकार के निर्देश की जरूरत है। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में लगाम लगाने वाली इस याचिका में उन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया कि कुछ प्राइवेट अस्पताल कोविड मरीजों से भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनियां भी तमाम मेडिक्लेम रिजेक्ट कर रही हैं। अब आपको यहां यह भी बता दें कि 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 56% लोग बिना हेल्थ इंश्योरेंस के हैं, 44% लोगों का इंश्योरेंस है। भारत में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोग हैं वो पूरी आबादी से एक तो बहुत कम हैं और उनमें से अधिकतर की कवरेज महज 50,000 से 1 लाख के बीच की है। ऐसे में ये लोग लाखों का बिल कैसे चुका पाएंगे? लोग ये लाखों रुपए नहीं चुका सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये पहल हमारी बहुत बड़ी फिक्र का समाधान हो सकती है। लेकिन अब एक ऐसी फिक्र की बात करते हैं जो हमने आपको दिखाई थी और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। कई बार आपको लगता है कि आप बहुत मजबूर हो गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं सूझता, लेकिन तभी आप उस बेबसी और कमजोरी के बीच आवाज उठाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की भलाई कर जाते हैं। ऐसी ही एक खबर हम आज बताते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। जो लोग फेस कर रहे हैं ना, आंखों से ब्लड निकल रहा है, ये समझिए उनके अपनी आंखों के सामने। क्या मतलब अपनी फैमिली वालों को जाते हुए देखेंगे क्या हम? कभी कभी आपके एक प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। दिल्ली के धर्मेंद्र भारद्वाज की कोशिश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 25 मई को हमने इनकी फिक्र दिखाई। इन्होंने दिल्ली के अस्पतालों और कोविड हेल्पलाइन नंबरों को लेकर जो कुछ कहा, टीवी 9 भारतवर्ष ने उसकी बड़ी पड़ताल भी की और अब कोर्ट ने इनकी फिक्र को कोरोना काल की बड़ी फिक्र बताया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 19 मई को इनकी मां के साथ क्या हुआ था। सांस में दिक्कत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना का पता चलते ही अस्पताल ने वेंटिलेटर बेड देने से मना कर दिया था।
अस्पताल ने कोविड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ढूंढने को कहा। हेल्पलाइन नंबरों से भी मदद नहीं मिली। कई अस्पतालों की खाक छानने के बावजूद वेंटिलेटर का पता नहीं चला। बाद में उसी अस्पताल ने वेंटिलेटर बेड दिया और कोरोना इलाज शुरू किया। हालांकि बाद में दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में 20% सीट कोरोना मरीजों के लिए जरूरी कर दी गई। इसी के मुताबिक उसी अस्पताल में उनका कोविड इलाज होने लगा। 25 मई को हमने इनका दर्द विस्तार से दिखाया। दिल्ली से मुंबई तक ऐसी कमियों की पड़ताल की, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की बेंच ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबरों की स्थिति बताएं। इस पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने जवाब दिया, लगभग 10 हेल्पलाइन नंबर थे जो सही से काम नहीं कर रहे थे, अब वो ठीक से काम कर रहे हैं। 25 मई को हमारी पड़ताल में भी यही बात सामने आई थी कि दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर पर ठीक से मदद नहीं मिल पा रही है। उस दिन हमने यही सवाल किया था कि अगर आपके परिवार या किसी करीबी को कोरोना हो जाए तो वो कैसे कोविड अस्पताल जाएं या कैसे कोरोना बेड का पता लगाएं। दिल्ली कोर्ट ने भी यही फिक्र जताई। कोर्ट ने आगे कहा कि मौजूदा हालात में ये वीडियो क्लिप कई गंभीर सवालों को जन्म देती है। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करने वालों को सार्थक और प्रभावी सहायता देनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के हेल्पलाइन से मदद मिलनी चाहिए। कोरोना मरीज और टेलीफोन कॉल की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अस्पतालों का सहयोग जरूरी है और मरीजों के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कोर्ट ने इस वीडियो क्लिप की शिकायतों को सुनने के लिए एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। पहले इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद भी यही था कि लोगों को कोविड अस्पतालों की सही जानकारी मिले, जो हेल्पलाइन नंबर हैं और जो अस्पताल आपकी सेवा के लिए हैं वो ठीक से काम करें। यही फिक्र अदालत की भी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि वक्त कितना भी भारी क्यों न हो, एक इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। दिल्ली के इस युवक ने भी अपनी बात सिस्टम और सरकार तक पहुंचाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसका असर आज सबके सामने है। अभी रिपोर्ट में आपने सुना कि दिल्ली सरकार के वकील ने 10 हेल्पलाइन की बात रखी। अब ये नंबर क्या है? हमारे स्पेशल सेगमेंट जानना जरूरी है में। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय 10 टेलीफोन नंबर्स भी देख रहे हैं। यही दिल्ली सरकार के कोविड हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आम लोगों की सहूलियत के लिए जारी किया है। इन नंबर्स पर फोन कर आप कोरोना से जुड़ी कई तरह की जानकारी ले सकते हैं, जैसे संक्रमण की जांच कब और कहां करवाएं, दिल्ली सरकार के किन किन अस्पतालों में मुफ्त में कोविड टेस्ट किया जा रहा है, ये भी जान सकते हैं कि कब और किस अस्पताल में आपको टेस्ट के लिए जाना है। हेल्पलाइन सेंटर के जरिए आप कोविड अस्पताल और क्वारंटीन यानी आइसोलेशन सेंटर की जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई संक्रमित मरीज पाया जाता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी इन्हीं हेल्पलाइन नंबर के जरिए किया जाता है। चूंकि कोरोना के बारे में आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए दिल्ली सरकार लोगों की और भी दिक्कतों को हेल्पलाइन नंबर के जरिए दूर कर रही है। लॉकडाउन में मजदूरों को इन हेल्पलाइन नंबर से ये पता चल जाता है कि उनके इलाके में कहां भोजन की व्यवस्था है। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि इन 10 में से किसी भी नंबर पर फोन कर आप इनमें से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि हमने ये क्यों दिखाया? दरअसल धर्मेंद्र भारद्वाज के वीडियो पर सुनवाई में कोर्ट ने इन्हीं हेल्पलाइन पर सवाल पूछा था, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि अब ये ठीक काम कर रहे हैं और आगे एक कोविड हेल्पलाइन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के लोगों की फिक्र के बाद पूरे देश में सबसे बड़ी फिक्र की बात करते हैं। लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा? लॉकडाउन 4 खत्म होने को है, बस 4 दिन बाकी हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर उसे बढ़ाया जाएगा? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त आप सबके जहन में कौंध रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि आखिर सरकार अब क्या फैसला लेगी, क्या करेगी, क्या नहीं।
ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या कहते हैं, ये जानने के लिए पहले आपको केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बात सुनवाते हैं, जो उन्होंने आज TV9 भारतवर्ष ई कॉन्क्लेव में बोली। लॉकडाउन कितना खोलना कितना नहीं खोलना, ये सब निर्णय साइंस के आधार पर होते हैं, केवल परसेप्शन के आधार पर या हमें लगा इसलिए राजनीतिक इच्छा के आधार पर नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका पता आज नहीं चलेगा, क्योंकि आज 28 तारीख है। 28, 29, 30, 31 4 दिन अभी बाकी है इस लॉकडाउन के। तो 4 दिन के अंत में इसका पता चलेगा। लेकिन जो मैंने कहा, ये निश्चित पॉलिसी है कि जनजीवन जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये जो बीमारी है उसको भी मात देना है और इस बीमारी को हावी नहीं होने देना है। तो इसी सूत्र के आधार पर ये निर्णय होते रहेंगे विशेषज्ञों की सलाह से। मतलब ये कि सरकार साफ तौर पर कुछ बताना नहीं चाह रही। तो हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 क्यों नहीं होना चाहिए, अब लॉकडाउन की जरूरत क्यों नहीं है, उसे आपको जरा कुछ आंकड़ों का विश्लेषण करके समझाते हैं। कोरोना युद्ध में सर्वप्रथम लक्ष्य होता है मृत्यु को रोकना, और दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है रिकवरी रेट, यानी बीमारी से ठीक होने की दर को बढ़ाना। इसमें भारत कितना सफल हुआ, पहले ये देखते हैं। इस वक्त देश में डेथ रेट यानी मौत का प्रतिशत 3.25% के करीब है और ये लगातार गिरता जा रहा है। कोरोना पेशेंट्स का रिकवरी रेट 43% के करीब है, जो हर दिन लगातार बढ़ भी रहा है। अब आप इस ग्राफ के जरिए समझिए कि मौत का प्रतिशत कैसे कम होता जा रहा है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि पिछले 5 हफ्ते में मौत की दर में कैसे तब्दीली आई है। 7 मई को सबसे ज्यादा डेथ रेट 3.35% से गिरकर अब 2.86% पर आ गया है। मतलब देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले 100 लोगों में से 2.86% लोगों की इस वक्त जान जा रही है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि 100 में से 97 लोग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना से एक भी मौत होना स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति फिर भी मजबूत नजर आती है। ये बात आपको कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देशों से कोरोना से मौत के आंकड़े देखकर समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि अमेरिका में हमारे रेट से डबल है ये रेट, स्पेन में करीब 3 गुना, यूके और इटली का 4 गुना। साफ है कि बाकी मुल्कों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। और अब एक नजर देश में कोरोना पेशेंट्स के रिकवरी रेट पर डालते हैं। ये ग्राफ हमने कल भी आपको दिखाया था। इसमें नीला रंग रिकवर हुए केसेस का है, ग्रे रंग एक्टिव केस का और लाल रंग कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का। इसमें आपको आखिरी में नीला और ग्रे रंग तकरीबन बराबर नजर आएंगे और वो इस बात का संकेत है कि हम रिकवरी के रास्ते पर जा रहे हैं और जल्द ही रिकवरी रेट एक्टिव केसेस से आगे बढ़ेगा और यह संकेत होगा कि हम इस युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से रिकवरी का आंकड़ा बढ़ना और मौत का प्रतिशत घटना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छी खबर है। अब एक और अच्छी खबर भी है, वो ये कि भारत में एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बड़ी तादाद है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब वो लोग जिनका कोरोना टेस्ट तो पॉजिटिव आता है लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते। भारत में अच्छी बात यह है कि कोविड पॉजिटिव मरीज बहुत बड़ी तादाद में रिकवर हो रहे हैं और ज्यादातर को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आज भारत में 1,59,000 के करीब संक्रमित हैं, जिनमें से 80% एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी 1,27,000 से ज्यादा। एसिम्प्टोमेटिक होने के पीछे बहुत सी वजहें हो सकती हैं, जैसे हमारे देश का मौसम, खान पान की आदतें, इम्यून सिस्टम मजबूत होना, वायरस का स्ट्रेन कमजोर होना, BCG वैक्सीनेशन होना या फिर भारत का दुनिया का सबसे युवा देश होना। अब यहां पर रुकते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इस पर एक नजर डालते हैं। ये दुबई की तस्वीरें हैं जहां सिनेमा हॉल, मॉल, छोटे रेस्टोरेंट सब खोल दिए गए हैं। अब बार्सिलोना की तस्वीरें देखिए जहां लॉकडाउन में ढील के बाद बीच और पार्क खोल दिए गए हैं और वहां पर जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटती दिख रही है।
शंघाई में भी सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। यहां डिज्नीलैंड दोबारा शुरू हो चुका है, जो पिछले 3 महीने से बंद पड़ा हुआ था। कोरोना वायरस का बेहिसाब कहर झेलने वाला इटली भी सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ चुका है। यहां भी काफी रियायतें दी गई हैं। नाइट लाइफ फिर से शुरू हो गई है। हमने ये तस्वीरें किसी वजह से आपको दिखाई हैं। जो भारत मृत्यु दर नियंत्रित करने में ज्यादा कामयाब रहा है, वहां अभी लॉकडाउन जारी रखने पर सोच विचार हो रहा है, जबकि दुनिया के कई देश जान चुके हैं कि कोरोना के डर के उस पार जिंदगी है। इसलिए हमारा कहना है कि लॉकडाउन को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। और अब आपको दिखाते हैं फिक्र हेडलाइंस। आज टीवी 9 भारतवर्ष के ई कॉन्क्लेव में जुटे मोदी के दिग्गज मंत्री। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सही समय पर लगा देश में लॉकडाउन, यह पूरी तरह से विज्ञान सम्मत और कोरोना संकट से बखूबी निपटने का संकेत है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। पीएम की कोशिश आत्मनिर्भर भारत बनाने की है। टीवी 9 भारतवर्ष के ई कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा, अंत्योदय ही हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन, खेती, मछली पालन और लघु उद्योगों पर रहेगा जोर। कोरोना का अर्थव्यवस्था पर पड़ा गंभीर प्रभाव। ई कॉन्क्लेव में रविशंकर प्रसाद ने बोला, राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री तक नहीं मानते। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने वो किया जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। लॉकडाउन कभी सुखदायी नहीं होता, लेकिन जनता ने पीएम मोदी की अपील मानी। ई कॉन्क्लेव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी रखे अपने विचार। गहलोत बोले, केंद्र को कोरोना का मिला बहाना, केंद्र के पास आर्थिक संकट से निपटने की योजना नहीं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, 20 लाख करोड़ में किसी को 20 रुपए नहीं मिले। देश के इतिहास में पहली बार दिखा पलायन का दर्दनाक मंजर। प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। कहा, मजदूरों से ट्रेन या बस का नहीं लिया जाए किराया, राज्य सरकार करे भुगतान। यात्रा के दौरान रेलवे को खान पान का खर्च उठाने का दिया आदेश। मजदूरों के ही मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल और प्रियंका ने भी रखी 4 मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी मरकज जमात से जुड़े 955 जमातियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया। क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद भी न छोड़े जाने पर कोर्ट में लगाई थी याचिका। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 9 अन्य जगहों पर भेजने का दिया आदेश। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। भारत में वैक्सीन बनाने के लिए 30 ग्रुप कर रहे हैं। 4 तरह की वैक्सीन बनाने की कोशिश। अक्टूबर तक आ सकते हैं वैक्सीन, लेकिन लोगों तक पहुंचने में लगेगा वक्त। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में आया घूसखोरी का मामला। खुलासे के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का इस्तीफा मंजूर। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अजय गुप्ता का 43 सेकंड का ऑडियो जारी। ऑडियो में लेन देन के खुलासे के बाद हड़कंप। भारत में कोरोना के केस 1,60,000 के पार। 968 नए केस आए सामने। कोरोना से 7 मौतों से आंकड़ा पहुंचा 4,541। हालांकि नए केसों की तुलना में नई रिकवरी का आंकड़ा बढ़ा। और अब बात करते हैं कोरोना के जनक चीन की। चीन के वुहान से कोरोना पैदा हुआ और पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैला। इस बीमारी से अब तक पूरी दुनिया में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है। चीन को पूरी दुनिया में आपदा बांटकर शर्म से गड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट वो अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा। भारत और चीन के बीच 22 दिनों से लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। इस बीच भारत चीन के बीच 1962 की जंग का जिक्र भी कई बार किया गया, खास तौर पर चीन की तरफ से। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि 1962 के बाद कौन से 3 मौके आए जब भारत और चीन युद्ध के करीब पहुंच गए थे और तीनों बार हुई लड़ाई में चीन ने भारत की शक्ति का लोहा माना और हार का मुंह भी देखा। वो साल था 1967 और जगह थी नाथुल्ला और चावला दर्रा, जब चीन ने भारत पर दोबारा चोट करने की कोशिश की थी और जीत के नशे में डूबी चीन की सेना ने 5 साल बाद ही इस लड़ाई में मुंह की खाई थी। यह लड़ाई है पूर्वोत्तर भारत की सीमा पर नाथुला दर्रे की, जहां दोनों देश की सेनाओं की गश्त होती रहती थी।
और इस गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी होती रहती थी। और उसी धक्का मुक्की को रोकने के लिए उस साल 1967 में 11 सितंबर को भारत के जवानों ने नाथुला से सेबुला के बीच तार बिछाने का फैसला किया था। लेकिन भारत के जवानों ने सीमा पर जैसे बाड़बंदी का काम शुरू किया, चीनी सैनिक विरोध पर उतारू हो गए। गर्म बहस के बाद चीनी सैनिक अपने बंकर में लौट गए और कुछ ही देर बाद चीन के सैनिकों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। भारत ने चीन के सैनिकों की इस हिमाकत का करारा जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जो आज भी चीन को चुभता है। भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच 3 दिन और 3 रात तक फायरिंग जारी रही और जब फायरिंग बंद हुई तब तक भारत के शूरवीर कई चीनी बंकर ध्वस्त कर चुके थे। खुद चीन ने माना था कि इस लड़ाई में उसके 400 से ज्यादा जवान मारे गए थे। मेरे पीछे जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये पूरा इलाका, अगर आप पीछे देख रहे हो आपको चाइनीज फ्लैग नजर आएगा। पूरी टेरिटरी जो है चीन की है। ये फेंसिंग 1967 की है। 67 चौला इंसिडेंट्स और नाथुला इंसिडेंट्स अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण थे कि इन्होंने भारत की जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसको बदल दिया। 62 की लड़ाई जब हुई तो लगातार, चाहे इसको पॉलिटिकल विल कह लें या फिर दूसरी चीजें कह लें, भारत को वो चीजें सामना करना पड़ा और इसी के बाद चीन अग्रेसिव भी हो गया। 65 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा तो चीन ने ये प्रोपोगंडा फैलाना शुरू किया, ये कहना शुरू किया कि भारत इन इलाकों से हट जाए वरना भारत का हाल वो 62 की तरह कर देंगे। लेकिन भारतीय फौजी यहाँ से हटी नहीं, लगातार 2 साल तक वो करते रहे। ये फेंसिंग यहाँ पर उसी समय कर दी गई और चीन ने उस समय इन फेंसिंग को रोकने के लिए फायर कर दिया और फायर करने के बाद लगातार भारत और चीन के बीच में दोबारा से ये शफल शुरू हो गया। और ये शफल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत ने फिर ये भी दिखाया कि भारत अब 62 का भारत नहीं है। 67 में चौला में और नाथुला में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और यहीं पर करीबन कहा जाता है कि 300 से 400 जो है पीएलए के सोल्जर्स मारे गए। कई कैजुअल्टी ही यहाँ पर भी और यहाँ से थोड़ा सा किलोमीटर दूर चौला के अंदर, करीबन 10 किलोमीटर चौला यहाँ पर है उसमें। और आज भी ये फेंसिंग उसी तरीके से स्टेटस को, यानी ये आज भी उसी तरीके से फेंसिंग पड़ी हुई है जिस तरीके से 67 में थी। नाथुला में मुंह की खाने के बाद ठीक 20 दिन बाद चीन की आर्मी ने एक बार फिर हिंदुस्तान के सब्र की परीक्षा ली। लेकिन इस बार ठिकाना था चावला दर्रा, जहां 1 अक्टूबर को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमला बोला था। पर्वत का ये वो हिस्सा था। सर्दी शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फीट ऊंचे चावला पास पर बनी अपनी चौकियों को खाली कर देती थी। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी। चीन ने 1 अक्टूबर को हमला यह सोचकर किया था कि चौकियां खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी में भी उन चौकियों को खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में चीन ने मुंह की खाई। 1967 के करीब 20 साल बाद एक बार फिर से ऐसा वक्त आया जब चीन को भारत ने आईना दिखाया। अब आप चीन से दूसरी लड़ाई की कहानी देखिए। यह लड़ाई है 1987 की, जब झड़प की शुरुआत हुई थी नामका चू नदी से। भारत की फौज नामका चू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक आईबी टीम समदो रांग चू में पहुंच गई। ये जगह नयाम जंग चू के दूसरे किनारे पर है। समदो रंग चू और नामका चू दोनों नाले उत्तर से दक्षिण को बहने वाली नयाम जंग चू नदी में गिरते हैं। 1986 की गर्मियों में जब भारतीय टीम पहुंची तो यहां चीनी फौजें मौजूद थीं। समदो रांग चू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने पूरी कोशिश की चीन के सैनिक अपनी सीमा में लौट जाएं, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं हुआ। 1987 में चीन और भारत की सेना आंखों में आंखें डालकर सामने खड़ी थी और आखिर भारत ने जो फैसला किया उसने चीन के सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया। भारतीय फौज ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया और ऑपरेशन चेकर बोट चलाया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सेना को तेजी से सरहद पर पहुंचाना था। मुश्किल ये थी कि तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के MI-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और एक ब्रिगेड को मोर्चे पर पहुंचाया गया। इससे पहले कि चीन कुछ सोच पाता, भारतीय सेना की 10 डिवीजन और इंडियन एयरफोर्स की कई स्क्वाड्रन नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में पहुंच चुकी थी। पासा तब पलट गया जब भारत ने लड़ाई के मैदान में 72 टैंक उतार दिए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि चीन को भरोसा करना मुश्किल हो गया।
इस ऑपरेशन के बाद भी चीन ने घुटने टेक दिए और ये एक ऐसा ऑपरेशन बन गया जिसमें भारत की क्षमता देखकर चीन चारों खाने चित हो गया। चीन चारों खाने चित हो गया, लेकिन इसके बाद भी नहीं माना। इसके बाद चीन से जो भिड़ंत हुई वो सभी ने देखी। 73 दिन तक डोकलाम में चले विवाद के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन जूनियर चलाया था। ये लड़ाई साल 2017 की है, जब दोनों देशों की सेनाएं 73 दिन तक आमने सामने डटी हुई थीं, और ये तस्वीरें आज भी हर किसी के जहन में ताजा है। ये लड़ाई जिस जगह पर हुई, भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर करीब 60 वर्ग किलोमीटर में फैला वो इलाका है डोकलाम, जो सामरिक तौर से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। ऑपरेशन जूनिपर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो अपनी सलामी स्लाइसिंग की थ्योरी के चलते वो डोकलाम पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर लेता। वो डोकलाम जो भूटान का क्षेत्र है, लेकिन जिस पर भारत, चीन और भूटान के बीच स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो चुका है। जूनिपर दरअसल सिक्किम के पेड़ के ऊपर नाम दिया गया और इसकी खास बात यह कि ये ऑपरेशन चलाने का मकसद था कि लगातार चीन को तुरंत रोके जाना। यानी करीबन 16 तारीख को जब चीन ने जून के अंदर ये स्टार्ट किया 2017 के अंदर, 3 दिन के अंदर यानी 1 दिन के अंदर लगातार हमारे हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया गया। उसके लगातार 24 घंटे के अंदर फैसला गया कि हमको चीन को वहीं रोकना है, वो रोका गया। और ये भी बताया गया कि अगर चीन इसी तरीके से करता रहा तो हमें उसके डोकलाम को रोकना होगा। और चीन दरअसल इसको लेकर अग्रेसिव था, अपने जो कॉन्वॉयज हैं उसको लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन हमने जो कॉन्टैक्ट पोजीशन थी, यानी वो लोकेशन जहां पर हमारा उनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ, यानी जहां पर वो अपने साजो सामान लेकर आया था बोट बनाने के लिए, उसको वहीं रोका और उसको उसके द्वारा पीछे कैंप में भेजा। और आज तक कहा जाता है कि क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि चीन ने अपना वहां पर कोई भी जो अपने जो कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाए। 72 दिनों तक चले फेस ऑफ के बाद आखिरकार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा और डोकलाम में चीन तोरसा नाले के आगे नहीं बढ़ पाया। तोरसा नाले के आगे सड़क नहीं बना पाया था। इस विवाद के बाद भारत ने भी और बड़ा कदम उठाया। भारतीय सेना ने सिक्किम से डोकलाम में दाखिल होने वाले डोकला दर्रे के करीब अपनी पूरी एक ब्रिगेड तैनात कर दी, ताकि भविष्य में चीन की तरफ से अगर कोई चाल चली जाए तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो चीन 3 लड़ाइयों में चित हो चुका है और वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत की क्षमता पहले से बेहतर हो चुकी है। भारत ने सीमा पर जो नीति अपनाई है उससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। एक तरफ जहां चीन की आंखों में आंखें डालकर भारत की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, वहीं भारत का बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को चुभ रहा है। भारत ने अपने कम्युनिकेशन को भी LAC पर दुरुस्त करने में पूरी कोशिशें लगाई हैं और इसके लिए भारतीय सेना के साथ साथ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर है भारत सन 1962 की क्षमता से काफी ऊपर आ चुका है और ड्रैगन को भी इसकी पूरी जानकारी है, इसलिए वो हमसे टकराने की हिम्मत शायद ही करे। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी हैं। इंदौर में 90 साल के एक बुजुर्ग ने कोरोना को मात दे दी है। ये तस्वीरें उन्हीं बुजुर्ग के सम्मान की हैं। जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था, तब डॉक्टरों ने बुजुर्ग के हौसले और जज्बे को सलाम किया। एक बच्ची ने आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया और श्रीफल भेंट कर विदा किया गया। बुजुर्ग ने भी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक इंदौर में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पेपर जैकेट को अपनाया है। जामा मस्जिद के मटिया महल इलाके में पुलिस ने लोगों को ये पेपर जैकेट पहनने को दिए। जैकेट पर लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने का संदेश लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई बार लोग चाहते हुए भी बाजार वगैरह में 2 गज की दूरी बनाना भूल जाते हैं। ऐसे में इस जैकेट में लिखा संदेश उन्हें याद दिलाएगा कि उन्हें पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर उतर रहे इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लॉकडाउन के बीच अपने घर हवाई जहाज से जाएंगे।
ये लोग प्रवासी मजदूर हैं जो मशरूम की खेती करने वाले दिल्ली के एक किसान पप्पन गहलोत के यहाँ काम करते हैं। 2 महीने तक इनके मालिक ने कोई कमी नहीं होने दी। ट्रेन शुरू हुई, लेकिन जब दिक्कतें सामने आने लगीं तो सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट करवा के उन्हें दिल्ली से पटना तक फ्लाइट से भेजने का फैसला किया। ऐसे वक्त में जब अपने मालिकों की अनदेखी के चलते प्रवासी मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने को मजबूर हैं, तब दिल्ली के इस किसान ने अपने मजदूरों की मदद करके अनूठी मिसाल पेश की है। और अब आज के हालात पर हास्य व्यंग का नजरिया जो है सो है। लॉकडाउन नंबर 1 से लेकर अभी तक नजरिए और बयानों मान्यताओं में कई बदलाव आए। पहले स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना अपने आप नहीं आएगा, आप लेकर आएंगे, कोरोना से है बचना तो घर में आराम करना। फिर दौर बदला, मास्क है मस्ट, मास्क ना हो तो रुमाल या गमछा भी चलेगा, कसम से बड़ा उदार है कोरोना। इसके बाद कुछ सरकारों की तरफ से बयान आए कि अधिकांश केस एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिन्हें लक्षण नहीं है वो घर पर आराम करें। साहब पहले तो ये बताइए कि पता कैसे चले हैं तो पॉजिटिव पर लक्षण अच्छे हैं? क्योंकि जिनके लक्षण नहीं हैं उनके तो टेस्ट भी यही कहकर नहीं हो रहे कि जिनके लक्षण नहीं है उनको टेस्ट कराने की जरूरत क्या है। मतलब ये कि किसी को पता कैसे चलेगा कि वो कोरोना ग्रस्त तो है पर उसको लक्षण नहीं है। इसका एक और मतलब ये कि अगर आपके लक्षण अच्छे हैं तो पॉजिटिव होने पर आपका कोई माई बाप नहीं है, और क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि आप संक्रमित हैं या नहीं, इसलिए आप आसपास वालों को चाहे जितना कोरोना वितरण कर अनुग्रहित कर सकते हैं। तो अब नया स्टेटमेंट होगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस, गफलत में ही मजा है, बाकी तो जो है सो है। आज के फिक्र आपकी शो में बस इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।